नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे कि जीडीपी के आंकड़े आए हैं, क्या हैं उनके मायने, विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो पिछला क्वार्टर रहा, पिछले मतलब अक्टूबर वाली जो तिमाही रही, दूसरा क्वार्टर रहा, उसमें जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो आ गए हैं तोड़ फोड़। मतलब आप ये मान लो कि जो आंकड़ों में अनुमान लगा रहा था आरबीआई, वो लगा रहा था 7 पॉइंट या 7.2 का, और आ गया है 8.2। मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं करी थी, नतीजे आ गए हैं वैसे। अब एक इसमें दिक्कत है, मतलब एक जगह तो कंसर्न है और एक जगह पॉजिटिव है। सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं कि अगर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ क्या है या कहां से आए हैं। देखो, कृषि का जो हिस्सा है ना, कृषि वाले उसमें थोड़ा सा घट के आया। मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ के आया है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मिला जुली आई है जीडीपी, लेकिन जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छे हैं कुल मिला के। मतलब शेयर बाजार के लिए तो एक तरह से बूम भर देंगे। बूम मतलब रॉकेट हो जाएगा शेयर बाजार यहाँ से। अब समझ लेते हैं कि शेयर बाजार में जो क्या है, मतलब जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनसे अच्छी चीज़ें क्या हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, एफआईआई, आपने देखा होगा सितंबर 2024 में जब एफआईआई बेच कर जा रहे थे तो जा क्यों रहे थे? क्योंकि सितंबर में हमारी जो जीडीपी की आंकड़े आया था ना पिछले क्वार्टर का, वो आया था 5.6 और अभी आया 8.2। जैसे कि किसी कंपनी के नतीजे खराब आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि यार इस पे तो पैसा नहीं लगाना, एक काम करो बेच के बाहर निकल जाओ। ऐसे ही एफआईआई जिस देशों में नतीजे खराब आते हैं, उनकी जीडीपी का अनुमान बेकार आ जाता है, तो वहाँ से पैसा निकालते हैं, एफआईआई पैसा खींचते हैं। अब हमारे आए हैं टॉप के नतीजे, तो टॉप के नतीजे आएंगे तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमसे रूस के चले गए थे ना, दबा के बिकवाली करके गए थे ना, अब वो दबा के माल खरीदेंगे। मतलब एफआईआई का पैसा आएगा, और एफआईआई का जब पैसा आएगा तो भाई हमारे शेयर बाजार में रौनक फिर से लौट आएगी। अब एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि जीडीपी का पहले से ही जो अनुमान आरबीआई लगा के चल रही थी 7 पॉइंट और 7.2 पे लगा के चल रही थी, लेकिन आंकड़े आ गए हैं 8.2 के। मतलब आरबीआई ने पहले ही रेट्स, जो अभी जीएसटी का जो इम्पैक्ट है ना, वो दिखा नहीं है पूरा, क्योंकि जीएसटी अक्टूबर में काटा था। अब अक्टूबर अगर कुछ जो नवंबर और दिसंबर, क्योंकि 2 महीने बाद नतीजे आते हैं, इसका इम्पैक्ट दिखेगा थोड़े दिन बाद। तो आरबीआई हो सकता है इस बार रेट कट ना करे, ऐसा 40% जो एनालिसिस हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो मान रहे हैं। क्योंकि आरबीआई की उम्मीद से बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ आ गए हैं जीडीपी के नतीजे, तो आरबीआई हो सकता है ये बोल दे कि भाई अब ना कोई मतलब नहीं रह गया है रेट कट करने का। मतलब अब रेट कट कर मतलब लोन सस्ता क्यों करें? लोन सस्ता करें तो इसलिए करते हैं ना कि जीडीपी का नंबर अच्छे नहीं है, तो जीडीपी का पहले से ही बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे हैं, तो हो सकता है आरबीआई इस बार रेट कट ना करे। प्याज की दरों में बहुत गिरावट आ रही है। आपने कभी इस बात पर सोचा कि यार आखिर जो प्याज के दाम गिर क्यों रहे हैं? दरअसल हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश से हमारी जो प्याज का एक्सपोर्ट था ना, वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो घट गया है। और घटा क्यों है? जब भी प्याज के दाम बढ़ते थे तो भारत सरकार क्या करती थी, उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करती थी कि अगर प्याज के देश में दाम बढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट रोक लेगी। तो अब बांग्लादेश ने क्या किया है, जो प्याज वो भारत से लेता था, अब वो पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों, चाइना जैसे देशों से बुला रहा है। और वहाँ के जो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर हैं वो तो चाहते हैं कि भारत की प्याज लें, लेकिन उनकी जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है ना, वो जब भारत की प्याज के लिए वो एप्लीकेशन लगाते हैं, क्योंकि भाई कोई कानूनी प्रक्रिया होती है तो वो पास नहीं करती। जबकि अगर वे दूसरे देशों के लिए मतलब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए वो उनकी जो सरकार है ना, वो ज़्यादा जल्दी पास कर देती। कहीं ना कहीं भारत से वो ट्रेड नहीं करना चाहते एक तरह से। इसीलिए तो बांग्लादेश वहाँ पर जो परमिशन देने में मतलब देरी कर रहा है। अगर वहाँ के एक्सपोर्टरों को भारत से व्यापार करने के लिए या कोई भी किसी तरह का कोई ट्रेड करने के लिए अगर बांग्लादेश मंजूरी देने में देरी कर रहा है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश खुद नहीं चाह रहा। और हमारा व्यापार जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है तुम्हारा इजिप्ट, चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ की प्याज जो है वो बांग्लादेश में जा रही है। इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ जो भारत के अंदर 50% जो प्याज के दाम है ना, वो गिर गए हैं। क्योंकि प्रोडक्शन तो हो गया। जनरली होता क्या है कि जिस साल कोई फसल ना हो ना, अगले साल वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग बाग बड़े लेवल पे लगाते हैं, उसी चीज फसल को लगाते हैं, और उस साल हो जाता है डिस्टर्बेंस।
जैसे आज हुआ है, इस साल हुआ है, अभी बांग्लादेश से हमारा व्यापार डिस्टर्ब हो गया। तो व्यापार डिस्टर्ब होने के चक्कर में हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो प्याज है ना, हमारी जो प्याज के दाम गिर गए। कारण ये कि वो हमसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर लावा और तुम्हारा जो एक बड़ी कंपनी है HMD, लावा और HMD जो मोबाइल कंपनी है ना, वो एक ऐसा मोबाइल लेके आने वाली है जिसमें डायरेक्ट D2H होती थी ना, जैसे अब ना तो इंटरनेट की आवश्यकता, ना मोबाइल में आपको सिम की आवश्यकता। मतलब अब मोबाइल में छोटा मोबाइल इस टाइप का रहेगा 2 से 3 हज़ार की रेंज का, वो डायरेक्ट उसमें DTH से सेवा प्रदान करेगा। और जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं या जो D2H से फ्री मिलने वाले जो प्रसारण होते हैं वो मोबाइल पे देख पाएंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी पे पहले भी काम चल रहा था, लेकिन अब इस पर जो जोर है वो और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब से मोबाइल युग बढ़ा है, बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं, तब से लोगों ने जो घर में बैठ कर टीवी देखना था या LED पर कोई शो प्रसारण देखना था वो बंद कर दिया। अब आदमी मोबाइल हाथ में रखता है और जहाँ देखे वहाँ चालू हो जाता है। और इसीलिए इस चीज़ पर लावा और HMD जो कि नोकिया का प्रभुत्व रखती है, उन्होंने ऐसा मोबाइल लाने की योजना बनाई है। देश के अंदर जो EMI है ना वो डिफ़ॉल्ट हो रही हैं, और EMI डिफ़ॉल्ट होने के सबसे बड़ी वजह है जो 15 से 30 हज़ार रुपये की रेंज के जो मोबाइल है ना, उनकी EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है। हुआ क्या जनरली कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज ने पहले ना, जब मोबाइलों पे इतनी जल्दी फाइनेंस कर दिया कि आपने मोबाइल चाहिए, बस आपने लेंडर को डायरेक्ट लो, लेंडर से मोबाइल नंबर ओके हुआ और आपने मोबाइल आपके हाथ में। और ये जो मोबाइल मतलब EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है, ये EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है जनरली Tier 3 और Tier 4 सिटी में, और जो जिनकी 15,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक का जो मोबाइल फ़ोन है ना, उनकी EMI बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रही है। तो इसको लेकर के NBFC है, ये गई हैं RBI के पास में कि आप कोई मोबाइल लॉक जैसी सिचुएशन ला दो जिससे हम इनके मोबाइलों के अंदर एक ऐप डाल दें जिससे ये कहीं कॉल ना कर पाएँ। अब RBI इसके ऊपर मंथन कर रहा है कि भाई क्या करा जा सकता है इनसे बचने के लिए। WHO की माने तो एक रिसर्च में WHO ने खुलासा किया है कि भारत में अभी 50 से ज़्यादा शहर जो हैं वो ऐसे हैं जो रहने लायक स्थिति में नहीं है। मतलब 50 से ज़्यादा सिटी भारत के अंदर ऐसी हैं जो कि जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो 60 या 700 के ऊपर पहुंच गया है। उसके चलते हालांकि दिल्ली ने तो वर्क फॉर होम की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है कि भाई आपको अब ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वर्क फ्रॉम होम कर लो घर बैठ के। अब अगर WHO की ये, हालांकि चाइना में भी प्रदूषण था, लेकिन चाइना ने क्या किया उसको लेकर के हम भी कुछ सीख ले सकते हैं। पर दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार हो 5 साल के लिए आती है, ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं तो जिस तरह से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जो और देश हैं वो चेतावनी जारी कर रहे हैं कि भारत में मत जाना। भारत का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी मतलब रिस्की लेवल पर चल रहा है, ये सिचुएशन बन रही है। इस बार हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब IIP रहा ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, वो रहा है तुम्हारा 9.2%। और पिछली बार जो था ना ये मैन्युफैक्चरिंग जो IIP का आंकड़ा था ना वो 2.2% था। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है? इससे ये चीज़ पता चलती है कि जैसे कि सरकार भी बोल रही थी कि हम इस बार मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देने जा रहे हैं, या कोई PLI लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेके आ रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है, कोई भी किसी तरह से कोई मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें पैसा दे दें। सरकार ने कई इंसेंटिव का ऐलान किया है कि हम 25,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 20,000 करोड़ दे रहे हैं। हालांकि टेक्सटाइल को भी आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल में भी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में डाला था, और फिर भी सरकार और ला रही थी। अभी भी सरकार ये चाहती है कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब बने,